हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द क्लास ऑफ 12th फिजिक्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ करने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि किरचॉफ्स लॉ क्यों पढ़ते हैं और ये किस लिए हमारे सिलेबस में है। सो उसको समझने के लिए बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि किरचॉफ्स लॉ से पहले आपने एक लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ। ये लॉ आपने पढ़ा है और इस लॉ से आप क्या करते थे, V इज इक्वल टू आई आर लगा के पोटेंशियल, रेजिस्टेंस या करंट, इन तीनों में से कोई दो चीजें आपको गिवन होती थी, तीसरी आप निकाल लेते थे। बट दिस लॉ इज ओनली फॉर द सिंपल सर्किट्स, सिंपल सर्किट्स। बट प्रॉब्लम ये चीज है कि इन रियलिटी everything is not simple. Just like coronavirus, it is a complex virus. We have a circuits which are called as complex circuits. इसके अंदर हमारे पास resistors होते हैं और काफी सारे उसके अंदर अरेंजमेंट्स होती हैं, काफी सारे हमारे पास उसमें सोर्सेज होते हैं। लाइक सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा काफी सारे रेजिस्टर्स लगे हैं और एक से ज्यादा हमारे पास सेल्स लगे हैं और अलग अलग पोजीशन पे लगे हैं, उस वक्त हमें जौन से लॉज को फॉलो करना पड़ेगा वो लॉज हैं किरचॉफ लॉ। सो किरचॉफ ने ऐसे लॉ दिए थे दो जिनको यूज करके आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इनकी एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किरचॉफ के लॉ जो हैं वो इवन एमटेक तक जो है वो आपके काम में आएंगे। सो ये जो दो लॉ हैं इनको अच्छे से समझना सो दैट कि आपको आगे चल के दिक्कत बिल्कुल ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं उन लॉ को पहले। तो किरचॉफ ने हमें दिए थे दो लॉ, ठीक है। लॉ नंबर 1, इसको हम करंट लॉ भी बोल देते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ, ठीक है। इसके अंदर ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, algebraic sum of currents entering or leaving any particular junction in the closed circuit is always zero। इसका मतलब है कि अगर सर्किट के अंदर जैसे हमने 2 4 5 तारें जोड़ी होती हैं तो अगर वो जो जंक्शन, उसको जंक्शन बोलते हैं, जितने भी टोटल करंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं या उससे बाहर निकल रहे हैं उनका अलजेब्राइक सम विल बी जीरो, जिसको मैथमेटिकली वो बता देता है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल दो बाहर को निकाल देते हैं, 3 अंदर को डाल देते हैं। अब यहां से हमारे पास ये 3 करंट जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बाहर गए हैं 2। अब इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको I4 और इसको I5। अब ये जंक्शन है, इसको बोल देते हैं हम J। अब टोटल जितने करंट्स इसमें आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं हमने उनको ऐड करना है। अब एंटरिंग करंट्स जो हैं दोज आर टेकन टू बी पॉजिटिव बिकॉज वो अंदर को एंटर कर रहे हैं, और जो बाहर जा रहे हैं एग्जिटिंग करंट्स आर टेकन टू बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4
-i5। अब ये -i4 -i5 इसीलिए किया बिकॉज ये बाहर जा रहे हैं और अंदर आने वाले जो है उनको पॉजिटिव हमने कंसिडर किया है। इट विल बी इक्वल टू 0। सो ये हुआ हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जुड़ जाती है कि अगर ये मैं दो नेगेटिव वाले बाहर ले आऊं तो इसका मतलब है कि i1 प्लस i2 प्लस i3 विल बी इक्वल टू i4 प्लस i5, जिसका मतलब है कि टोटल करंट एंटरिंग एंड टोटल करंट लीविंग या एग्जिटिंग, जो मर्जी कह लो, इज ऑलवेज इक्वल। जितना करंट आया है उतना ही निकलेगा। इसका मतलब है कि सपोज करो कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 एम्पियर था, यहाँ पे 2 एम्पियर था, यहाँ पे 2 एम्पियर था, सारों का 2-2 एम्पियर आया और निकलते समय वो 3 एम्पियर करके निकल गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 3 हिस्सों में आया है, अगर 2 हिस्सों में निकला है तो वो बराबर नहीं हो सकता। नहीं, अमाउंट आपको देखना है कि अगर तीनों का अमाउंट ऐड कर दें और बाहर निकलने वालों का अमाउंट ऐड कर दें तो वो जितने करंट्स एंटर किए हैं उतने ही करंट्स बाहर निकलेंगे। सो ये सिंपल सा लॉ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सो बेटा ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आपका जो है किरचॉफ लॉ जो है वो आपको समझ आ जाए। सो ये था उसका फर्स्ट लॉ। तो चलिए बात करते हैं उसकी सेकंड लॉ। सेकंड लॉ भी कुछ ऐसा है, बट उसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उसको समझना पड़ेगा। सो ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ द सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लॉ जो कि सेकंड है, this states that the changes, या चेंजेस की जगह पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा चेंज करके इसको, the algebraic sum, सेम जैसे हो जाएगा ना, algebraic sum of all the changes in potential across the closed circuit is 0। तो ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बच्चों को कि ये क्या चीज है। This states that algebraic sum of all the changes in the potential across the closed circuit is 0। इसका मतलब ये है कि भैया summation of I is equal to 1 to n changes in potential is always equal to 0। अब इसको ये समझना है कि जितने भी पोटेंशियल वेरिएशंस आती हैं एक क्लोज्ड सर्किट में वो टोटल क्या होती हैं 0। और इसे समझना बड़ा आसान है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सर्किट है, उसके बीच में रेजिस्टेंस आ गई 1, 2, इनके बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गई 3, जो भी है, तो बेसिकली जितना पोटेंशियल आपने इधर से सप्लाई किया है उतना ही इधर से रिसीव होता है, जिस कारण हम कह देते हैं कि टोटल चेंजेस इन द पोटेंशियल आर 0। तो चलो इसको डिफरेंट वे में समझते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए इतना सिंपल नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा मैं आपको इसको इजी करके समझाता हूं कि इसका सर्किट का मतलब क्या है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, यहां पे देखो, अब ये सर्किट है, हम यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपनी, एक रेजिस्टेंस हम यहां पे लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस हम यहां पे लगा देते हैं। चलो ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लग गई। ये है हमारा
EMF E1, ये है हमारी EMF E2, ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये है R3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लूप है, ऊपर वाली ये एक क्लोज्ड सर्किट जैसा है, नीचे वाला भी क्या है, एक क्लोज सर्किट जैसा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A B C D E F। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे, अगर इसमें से करंट निकलेगा तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको मान लेते हैं I1, ये भी I1, इधर भी I1। ठीक है, अब यहां पे मैंने I1 नहीं लिखा, उसका भी रीजन है कि क्यों मैंने यहां पे I1 नहीं लिखा, बिकॉज कि जब मैं नीचे वाले सर्किट में से करंट निकालूंगा, ये ब्लू वन कह रहे थे मेरे को, तो वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसको I2 मान लेते हैं तो इसका मतलब है ये करंट किसके बराबर होएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इसलिए इसको मान लेते हैं I3 के बराबर, कि यहां पे जो करंट है लेट दिस बी इक्वल टू I3 बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू करंट्स नाउ। सो इस सर्किट को रीड करना बेटा आज हम सीखेंगे कि कैसे रीड करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तब आपने साइन रखना है पॉजिटिव, इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। जब लोअर टू हायर जाए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो करंट जाता है, बट लोअर टू हायर अगर करंट जा रहा है तो उसको आप मानोगे नेगेटिव, एंड करंट थ्रू resistor R is taken to be positive। ठीक है, अब चलो पहले मैं आपको लूप लेनी सिखाता हूं कि लूप कैसे लेते हैं। A D C B A, सो लूप विल बी, आप लूप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मैंने A से शुरू किया, आप D से शुरू कर सकते हो, बट एक बात है कि लूप को लिखते समय जो पहला आपने अल्फाबेट लिखा है यहां पे उसको रिपीट करना होता है, जैसे A D C B A, A D C B A, A D C B A, तो ये बन गई आपकी लूप। अब यहां से अगर आप A से शुरू करो तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कोई पोटेंशियल चेंज होने का मतलब ही नहीं। अब यहां पे करंट हो गया था I3, ये किसमें से पास किया, R3 में से, इसका मतलब है पोटेंशियल आया I3 इंटू R3, यही पोटेंशियल बनता ना, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहां से निकले ऊपर गए, यहां पे भी कोई चेंज नहीं, अब यहां से क्रॉस करेंगे तो यहां पे I1 करंट हो गया। अब I1 करंट किसमें से क्रॉस कर रहा है, I1 में से यहां पे आ जाएगा प्लस I1 R1, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपका करंट रेजिस्टर में से पास कर रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है। अब यहां पे जो करंट था वो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर के केस में क्या लेना आपने, नेगेटिव, सो माइनस कितना पोटेंशियल था भाई, E1। अब दोबारा ए पे आ गए हो तो इट विल बी इक्वल टू 0, यही बोला था ना उसने। दिस स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंजेस इन द पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज्ड सर्किट इज 0, यानी कि अगर ए से लेके आप दोबारा ए पे आ रहे हो तो टोटल पोटेंशियल जितना इसमें चेंज हुआ है, अगर आप सारे की चेंजेस को अलजेब्रिक सम लो तो वो क्या होगा आपका 0, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये नेगेटिव को उधर ले जाते हैं, यहां पे आ जाएगा I3 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब चलो नीचे वाली लूप को अलग से सॉल्व कर देते हैं, अब E से शुरू कर देते हैं। सो लूप E D C F E, E D C F E, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि लूप को कैसे लिखते हैं। तो चलिए इसके भी हम देख लेते हैं पोटेंशियल वेरिएशन। अब यहां से I2 निकला, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। अब फिर I3 आ गया, तो यहां पे आ जाएगा I3 इंटू R3। अब ये I3 जो है इस R3 में से निकला, पोटेंशियल चेंज हुआ, इधर गया, इधर आया। अब यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं है। यहां पे अब I2 किससे पास किया, R2 से।
अब यहां से फिर वो I2 आ गया है, यहां पे देखा अब लोअर टू हायर फिर से जा रहा है, लोअर टू हायर में फिर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस E2 इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हुए थे आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए। अब यहां से E2 को उधर ले जाएंगे तो इट विल बी I3 R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो देखो भैया दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब अगर मेरे को इनकी ईएमएफ्स का डिफरेंस लेना हो, ये देखना हो कि दोनों की ईएमएफ में कितना फर्क है, तो आपको जस्ट ये दो इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। 2 from 1 का मतलब है E2 minus E1 will be equal to, अब ध्यान से देखो, I3 R3 minus I3 R3, I3 R3 minus I3 R3 plus I2 R2 minus I1 R1, I2 R2 minus I1 R1। अब ये तो डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2 R2 माइनस I1 R1। सो दिस इज योर चेंज इन ईएमएफ। सो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना काफी आसान हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मीटर लगा के दोनों जगह पे आप I2 फाइंड आउट कर सकते हो, I1 फाइंड आउट कर सकते हो, R1 R2 जो है वो आपको गिवन होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू ईएमएफ ऑफ द सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा मेरी एक याद रखना कि जितनी लूप्स होंगी करंट उतना ही होगा, करंट उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। ओके, सो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।